हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हीजू प्रिंस यान को प्रपोज करती है शादी के लिए, जिससे प्रिंस यान पहले तो शॉक्ड होता है, फिर स्माइल करने लगता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है इनके स्कूल के एक फ्लैशबैक से, जहां इनका आर्चरी कंपटीशन हो रहा था, जहां 4 टीम पार्टिसिपेट करती है। लेकिन मेन कंपटीशन रेड हाउस, जिसमें हीजू और मिन जियोंगवू थे, और ब्लू हाउस, जिसमें यान और मिनसुक था, उनके बीच में होता है। यहाँ मिनसुक हीजू की बुराई करता है। ये सब लियान सुन रहा होता है। लियान उसके पास चाबी देखता है तो उसको पता चलता है कि मतलब हीजू इसके बारे में ही बात कर रही थी। मिनसुक हीजू के बारे में गलत गलत बोलता है। मिनसुक का दोस्त उससे पूछता है, तुम हमेशा उसके पीछे हाथ धो के क्यों पड़े रहते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? वो कहता है, उसके जैसी नीच लड़की को क्या तुम पागल हो गए हो? ये सुन के प्रिंस यान को गुस्सा आता है तो वो उसे डांट कर चुप करा देता है। तब वो उसके लिए सॉरी बोलता है। वहाँ मैच देखने के लिए किंग भी आया होता है। वो प्रिंसिपल से कहता है, मैंने सुना है यहाँ आर्चरी ट्रेनिंग 24 आवर के लिए अलाउ कर दिया गया है। इसमें प्रिंसिपल हामी भरता है और कहता है, ऐसा करने के लिए प्रिंस ली यान ने ही कहा था। फिर इनका मैच शुरू होता है। एक एक करके सब स्टूडेंट निशाना लगाते हैं। फिर बारी आती है लियान और हीजू की। हीजू को 9 पॉइंट मिलता है, जबकि यान को 10। इससे हीजू अपसेट होती है। तब जियोंगवू कहता है, हमारे पास अभी भी एक चांस है, तो तुम अपसेट मत हो। फिर आता है लास्ट राउंड। यान की टीम आगे चल रही थी 102 पॉइंट के साथ, वहीं हीजू टीम थी 101 पे। तो आखिरी तीर चलाने हीजू और यान ही आते हैं, जिसमें हीजू 9 पॉइंट्स स्कोर करती है। यहाँ यान अपने फादर को देखता है, जो उसको अच्छा परफॉर्म करते देख कुछ खास खुश नहीं होते, जो यान भी नोटिस करता है। अब सबकी नज़र यान पे थी, तो यान अपना तीर निशाने पे लगाता है, पर उसका शॉट हमें दिखाया नहीं जाता। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, यानी ये पता ही नहीं चला कि इन दोनों में किसकी टीम जीती थी। खैर, प्रेजेंट के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ हीजू यान को शादी के लिए प्रपोज करती है। तो यान पहले शॉक्ड होता है, फिर स्माइल करता है और अपने पंखे को निकाल के हवा देने लगता है। कुछ देर उसे देखने के बाद वो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करता है और कहता है, इसमें तुम्हारा क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? हीजू कहती है, मेरे बात से आप सरप्राइज़ नहीं हुए? शायद आपको कई सारे रिश्ते आए होंगे। यान सामने रखे ढेर सारे प्रपोजल को दिखाते हुए कहता है, हाँ, पिछले 2 दिन में 10 से ज़्यादा रिश्ते आए हैं। तो बताओ तुम्हारे क्या टर्म्स हैं? मैं उन्हें सुनने के बाद ही डिसाइड करूँगा। हीजू कहती है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जो सुनकर यार हंसने लगता है। यान कहता है, मुझे लगा था तुम कुछ क्रिएटिव बोलोगी। हीजू कहती है, इसके लिए क्रिएटिविटी को क्यों वेस्ट करना? अरेंज मैरिज तो ऐसे ही होती है। पैसा, स्टेटस, फैमिलियरिटी को देखकर। मेरी फैमिली के बारे में तो आपको पता होगा। मैं इंटेलिजेंट हूँ, सक्सेसफुल हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो थोड़ा बेवकूफ़ है, इससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको इन लॉज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यान कहता है, और क्या? हीजू कहती है, मेरी काफ़ी थिक स्किन है, इसलिए मुझे क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बचपन से खुद की आइडेंटिटी को लेकर इतनी सारी बातें सुनी हैं, इसलिए मुझे किसी की भी क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे नाजायज़ होने की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ता होगा। इससे चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूँगी कि आपको क्रिटिसिज्म का सामना ना करना पड़े। आप मुझे एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगी किसी भी क्रिटिसिज्म से। मतलब कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती थी। फिर इशारों इशारों में एक तीर उसके दिल पे चलाती है और कहती है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे, जिसका ब्लेम मैं खुद पे ले लूँगी। इससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यान हंसता है और पूछता है, और कुछ? हीजू कहती है, ब्यूटी। यान कहता है, और? हीजू कहती है, और क्या चाहिए आपको? तभी हम देखते हैं दरवाजे के बाहर एक मेड, जिसका नाम इरम था, वो उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे हायोन आता है। वो उसे कहती है, ग्रैंड प्रिंस की हर्बल टॉनिक लेने का टाइम हो गया है। हायोन उसे जाने के लिए कहता है और वो खुद हर्बल टॉनिक अंदर लेकर जाता है। तो यान उसे रख कर बाहर जाने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है क्वीन मदर की तरफ। वो किम फैमिली की बेटी को बुलाती है, लेकिन उसका इरादा मैच मेकिंग का नहीं था। उसे यान की शादी से कोई मतलब नहीं था, वो बस तमाशा देखना चाहती थी। और फिर अपनी मेड को हीजू का फ़ोटो दिखाकर कहती है, मुझे इससे मिलना चाहिए। फिर अगले दिन हम हीजू को देखते हैं। प्रिंस ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, पर वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। ये देखकर उसकी सेक्रेटरी कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि यान ने उसे क्या कहकर रिजेक्ट किया था।
यान कहता है कि पैसे, एबिलिटी और ब्यूटी से भी ज़्यादा मुझे कुछ और चाहिए और वो है प्यार। तो हीजू हंसती है कि उसे प्यार चाहिए, वो बस मेरे साथ खेल रहा है, प्यार का बहाना बनाकर वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। इधर हायोन भी यान से यही कह रहा था कि आप दोनों तो एक स्कूल में पढ़े हैं, फिर उसका मजाक क्यों बना रहे हैं? आप आराम से भी उसे रिजेक्ट कर सकते थे। फिर पूरी कहानी यान उसे सुनाता है तो वो कहता है, आपने सही कहा। इधर हीजू की सेक्रेटरी कहती है, फिर मैं एक नया प्रोफाइल ढूंढती हूँ। हीजू कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हैजोंग कहती है, क्या आप फिर से ट्राई करोगी? आप तो सीरियस भी नहीं थी प्रपोजल को लेकर। हीजू कहती है, तुम्हें क्यों लगा मैं सीरियस नहीं हूँ? हैजोंग कहती है, अगर आप होती तो आप ग्रैंड प्रिंस के सामने ये नहीं कहती कि मेरे पास पैसा है, पावर है और एक बेवकूफ़ भाई है। यहाँ तक कि डाइवोर्स की बात भी कर दी आपने फर्स्ट मीटिंग में ही। हीजू बताती है कि उसने ये जानबूझकर किया क्योंकि उसे यकीन है कि ग्रैंड प्रिंस को उसके जैसी ही लड़की पसंद आएगी, जो थोड़ी अलग और रिबेलियस हो, जैसे यान खुद है। राजा के बर्थडे के दिन फॉर्मल कपड़ों की जगह वो हंटर वाले कपड़े पहन के गया था, जो उस इवेंट के लिए नॉर्मल तो नहीं था। इसलिए मैंने सोच समझ के ऐसा किया है। तब इतना किया ही है तो एक और बार ट्राई करना चाहिए। फिर हीजू अपने एक मैनेजर से मिलती है जिसकी पहचान रॉयल पैलेस में काफ़ी लोगों से है। उसे कुछ काम करने को कहती है। वो मैनेजर अपने सारे कनेक्शंस लगाता है और ग्रैंड प्रिंस यान के सारे शेड्यूल के बारे में पता कर लेता है कि वो कब कहाँ जाता है, क्या करता है, कब किससे मिलता है। ये सब पता लगाकर एक लिस्ट बनाकर हैजोंग के हाथों हीजू तक पहुंचा देता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हीजू पहुंच जाती है एक हॉर्स राइडिंग फील्ड पे, जहां यान पहले से हॉर्स राइड कर रहा था। हीजू को यहाँ देखकर वो काफ़ी हैरान होता है। हीजू यहाँ आते ही उसे फ्लर्ट करने लगती है कि हमें मिले बस 2 ही दिन हुए हैं, पर मैंने आपको बहुत मिस किया। वैसे आप यहाँ कैसे? आप तो रॉयल ग्राउंड में राइड करते होंगे। यान कहता है, वहाँ थोड़ा सफोकेटिंग लगता है, जिससे हीजू टीस करते हुए कहती है, वो तो यहाँ भी लग सकता है मेरे साथ। ये कहकर वो स्माइल करके आगे चली जाती है। अगले दिन यान एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी वहाँ अचानक हीजू पहुँच जाती है। उसे वहाँ देखकर यान हैरान होता है। हीजू एक आंख मारते हुए कहती है कि आपको कल ही देखा, पर फिर भी बहुत मिस किया। फिर वो पूछती है, आप तो रॉयल डाइनिंग हॉल में खाना खाते हो, फिर यहाँ कैसे? यान कहता है, कुछ दिन के लिए लीव पर हूँ। हीजू कहती है, मैं भी। ये सुनकर वो समझ जाता है उसने उसका बैकग्राउंड चेक किया है। वो कहता है, तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक करने की जुर्रत कैसे की? वो कहती है, हाँ किया तो, आप ही ने तो कहा था आपको प्यार करके शादी करनी है, तो हाँ मैंने की है जुर्रत आपका दिल जीतने की। ये बोल के यान को फ्लाइंग हार्ट देती है। ये सबसे यान को काफ़ी क्रिंगी फील होता है। ऐसे ही हर वो उस जगह पहुंच जाती है जहाँ जहाँ यान जाता है। यहाँ तक कि रास्ते में भी वो उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि वो फ़िलहाल छुट्टी पर था, इसलिए वो सारे काम अकेले ही कर रहा था। मूवी थिएटर, रनिंग, हर जगह और हर टाइम वो बस फ्लर्ट करने में ही लगी थी। ये सबसे यान को थोड़ा अच्छा तो लग रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो कहीं जा रहा था तो बार बार अपने ड्रेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो रहा था। वो बार बार हायोंग से पूछ भी रहा था कि वो कैसा लग रहा है। वो कहता है, जब वो हर जगह आ ही रही है तो मुझे हर पल अच्छा तो लगना ही चाहिए। इधर हीजू की भाभी उसे कॉल करके बताती है कि आज उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाना है, और अगर उसने मना किया तो उसके डैड कैसल ब्यूटी बंद कर देंगे। तो अब ऐसे में उसे जाना ही पड़ता है। हीजू उस लड़के को रॉयल फैमिली के आर्ट कलेक्शन में ले जाती है। वहाँ यान की बनाई बहुत सी पेंटिंग में कैट थी, यानी कि उसे कैट पसंद थी। वो लड़का उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहा था कि मैंने सुना है कि तुम ब्यूटी विथ ब्रेन हो। लेकिन हीजू सीधी बात करती है। वो उसे अपनी फैमिली, डैड, भाई के बारे में बताती है कि तुम उनके प्लान का हिस्सा हो। अगर मैं किसी पावरफुल इंसान से शादी करूंगी तो मेरा भाई जानता है कि सबसे पहले मैं उसे बाहर निकालूंगी, इसलिए वो तुम्हें लेके आए हैं। और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मतलब तुम पैसों के पीछे पड़े हो, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। और साफ साफ कह देती है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम बस एक निकम्मे हस्बैंड बनकर रह जाओगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इन बातों से उस लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है, तो वो शादी के लिए मना कर देता है। तब आर्ट एग्जीबिशन में घूमते हुए उसे हायोन मिलता है। वो उसे मजाक में कहने लगती है कि मैं यहाँ प्रिंस के रॉयल कलेक्शंस खरीदने की सोच रही हूँ। बाद में हायोन यान को बताता है कि उसने हीजू को किसी दूसरे लड़के के साथ डेट पे देखा था। वो काफ़ी कूल है। आपसे रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने तुरंत ही एक नया लड़का ढूंढ लिया, जो सुन यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हायोन फिर कहता है, मुझे लगा था हीजू को शायद क्वीन मदर ने भेजा है। यान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरी भाभी की फैमिली में से 4 क्वींस आई है, इससे उनमें सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है, तो वो हीजू को अपने साथ कभी नहीं मिलाएंगी। हायोन कहता है, आपको क्या लगता है उन दोनों में से कौन जीतेगा? यान कहता है, क्या मतलब? हायोन कहता है, मैंने हीजू के बारे में थोड़ा पता किया है। कुछ खास तो नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपको आके प्रपोज़ किया वो थोड़ा अलग तो था। उनकी कोई दोस्त नहीं है, वो बस एक सेक्रेटरी है जिसके साथ वो हर जगह जाती है। पर उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है और स्कूल में भी ऐसा कोई नहीं था जिससे उसकी लड़ाई नहीं हुई हो। ये सुन के यान स्माइल करता है क्योंकि उसने वो खुद देखा भी है। हायुन कहता है, एक तरीके से मिस हीजू और क्वीन मदर काफ़ी सिमिलर है, जो सुन के यान भी कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ क्वीन मदर को दिखाया जाता है, उस दिन को याद करती है वो जब राजा ने गद्दी छोड़ने का ऐलान करना चाहा था। इतनी गुस्से में थी कि उसने मोहर लगे हुए उस लेटर को किसी के देखने से पहले ही जला दिया था और राजा से कहा था कि इससे तो अच्छा है मैं तुम्हें मरते हुए देखना पसंद करूंगी। बस उसके कुछ देर बाद ही आग लग गई थी और राजा की मौत हो गई। जब प्रिंस यान उस जगह पर पहुंचा तब उसने अपने भाई को मरा हुआ देखा। तब उसने बस अपने भतीजे के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, क्योंकि उसी को अगला वारिस होना था। आज भी वो यादें यान को परेशान करती है। उससे उसे बुरे सपने आते थे, इसी वजह से उसे इंसोम्निया हो गया था। जब वो सो के उठता है तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो हायून से कुछ दवाई लाकर देता है। उधर महल में क्वीन मदर अपने बेटे को एक रॉयल इवेंट में शामिल होने के लिए तैयार कर रही थी और कहती है, यान अभी पैलेस में नहीं है तो ये उसके पास अच्छा मौका है खुद को साबित करने की। उसे यान की ज़रूरत नहीं है। जबकि इधर यान को उसकी चिंता थी कि वो अकेले सब कुछ संभाल पाएगा भी या नहीं। वो एक इकोनॉमिक ऑनर कोरिया सेरेमनी थी जिसमें राजा से अवार्ड मिलने वाला था और हीजू भी उस अवार्ड को पाने वालों में से एक थी। तो उसकी सेक्रेटरी उसे समझा रही होती है कि टाइम से पहुंच जाना, हर तरफ रिपोर्टर होंगे जिनकी नज़र तुम पर होगी, तो अपना बिहेवियर सही से रखना और एकदम सिंपल सा बन के जाना, लास्ट टाइम जैसा ज़्यादा चमक धमक नहीं। हीजू वैसा ही सिंपल सा रेडी होकर अवार्ड सेरेमनी में जाती है। पर इधर लिटिल किंग यून काफ़ी परेशान बैठा था क्योंकि वो घबराया हुआ था। तभी यहाँ यान आता है क्योंकि उसने यान को कॉल करके बुलाया था। उसे देखकर लिटिल किंग बहुत खुश होता है। फिर जब वो स्टेज में जाने लगता है तो बहुत सारे कैमरा देखकर उसे बहुत ही डर लग रहा था, तो यान उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। फिर जब हीरू की बारी आती है, अपना अवार्ड लेने आती है वो, तब राजा यून को अपनी टोपी सिर पे पहनाने के लिए कहती है और जब प्रिंस यान से रिवॉर्ड लेते समय उसे फिर से छेड़ती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जो सुन यान ब्लश करता है पर अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेता है। हीजू बाहर होटल में आकर बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाती है और उसे पोस्ट करती है। वो काफ़ी सारे हैशटैग लगाती है जिसमें से एक था हैशटैग प्रिंस यान हार्ट इमोजी के साथ। इधर जब प्राइम मिनिस्टर मिन को पता चलता है हीजू की अवार्ड मिलने की बात, तो वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने निकलते हैं वेन्यू की ओर। दूसरी तरफ यान छोटे राजा को पैलेस भेज देता है। तभी उसकी तबीयत थोड़ा और ख़राब हो जाती है, इसलिए वो यहीं होटल में ही रुक जाता है। इधर मिन हीजू के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और सेलिब्रेट करने के लिए दोनों लंच पर जाते हैं। वो उसे अपनी टोपी उतारने को कहता है क्योंकि वो बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। फिर वो स्कूल की बातें करने लगते हैं। तब दिखाया जाता है कि हीजू उसे आर्चरी सिखा रही थी, तो तब से ही मिन उसे पसंद करता है पर बता नहीं पाया था। इधर यान की तबीयत और ख़राब हो जाती है तो हायून कुछ मेडिसिन लेकर होटल वापस आता है। मेडिसिन देता है उसे और रॉयल हॉस्पिटल जाने को बोलता है, पर वो मना कर देता है। बाद में लॉबी में उसकी मुलाकात हीजू से होती है क्योंकि वो भी इसी होटल में रुकी हुई थी। हायून को यहाँ की फ़िक्र हो रही थी, तो उसने रॉयल फैमिली में किसी को बताने से मना किया था। तो उसने समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, जिससे वो हीजू को सब बता देता है। हीजू अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाती है जो यान को चेकअप करते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हीजू उन्हें थैंक यू कहकर इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। इधर क्वीन मदर जूनियर किंग पर काफ़ी गुस्सा करती है कि उसने यान को वहाँ क्यों बुलाया। क्या वो अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता था? इससे उसे अपना बेटा अपने पति जैसा लग रहा था कि उसका बेटा भी उसके पति जैसा कामजोर न बन जाए। दूसरी तरफ यान रेस्ट कर रहा था, तब हीजू अपने और हायून के लिए सैंडविच लेके आती है। हायून थैंक्स कहता है उसकी हेल्प करने के लिए क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो हीजू उसे प्रिंस को वापस महल ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ उसकी देखभाल अच्छे से होगी। वो उसे यान के बारे में बताता है कि उसे लोगों का टेंशन लेना, दूसरों को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ये बात बाहर फैल गई कि वो बीमार है तो मीडिया और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे।
वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हायोन को पता चलता है कि क्वीन मदर उनके रूम की तरफ आ रही है। हायोन जल्दी से हिजू को छुपाने के लिए कहता है और फिर क्वीन मदर के लिए दरवाज़ा खोलता है, जहाँ वो सीधे यान के पास चली जाती है, जहाँ यान अपने बाथरोब में बाहर आता है और हायोन से कहता है, इन्हें बाहर वेट करने कहो क्योंकि मैं प्रॉपर कपड़ों में नहीं हूँ। क्वीन मदर खुद बाहर चली आती है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है सोफे पर रखे लेडीज़ पर्स पर, जिसे देखकर वो गुस्से में फिर से यान के कमरे में आती है, जहाँ वो यान को हिजू के साथ देख लेती है। वो गुस्से में कहती है, अगले दिन महल में आकर अपने इस काम की सफाई दे देना। अगले दिन सुबह होते ही हाजोंग हिजू को कॉल करती है और उसे अपने होटल रूम में ही रहने को बोलती है, क्योंकि कल के इंसिडेंट के बारे में हर जगह बात फैल गई थी और मीडिया को लग रहा था कि हिजू प्रिंस यान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि मीडिया के हाथ डॉक्टर के साथ एक फ़ोटो लग गई थी। ये एक बड़ा स्कैंडल बन गया था, लेकिन हिजू के लिए ये खुशी वाली न्यूज़ थी, क्योंकि इससे उसे एक अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी और वो चाहती भी थी कि प्रिंस और उसका नाम जुड़े। पर हैजोंग और उसके बाकी स्टाफ टेंशन से पागल हो रहे थे। क्वीन मदर के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि इस स्कैंडल से वो यान को लोगों के दिलों से निकाल सकती है और साथ ही हिजू को भी बर्बाद कर सकती है। पर हिजू इधर आराम से बैठी हुई थी। हैजोंग कहती है, आप इतनी काम कैसे रह सकती है? क्या आपको नहीं पता ग्रैंड प्रिंस यान हमारे देश के लोगों के लिए कौन है? क्या ये याद नहीं है पिछली बार जब आपने एक आइडल को डेट किया था, तब आपको कितनी हेट मिली थी उसके क्रेजी फैन से? तो अब सोचिए, ग्रैंड प्रिंस यान जो पूरे देश के लिए एक पर्सनैलिटी है, उनके फैंस कितने होंगे? पर हिजू को ये सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर मेन सिचुएशन हैंडल करने निकलता है। हिजू और यान दोनों को कॉल करता है, पर कोई कॉल नहीं उठाता। हायोन यान को रॉयल पैलेस ले जाने के लिए तैयार होता है, पर अपना प्राइवेट रेसिडेंस ले जाने के लिए कहता है यान। हिजू को भी वो वहीं बुलाता है। जब हिजू वहाँ आती है तो उसे अकेले ही अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि यान ने ही ऐसा ऑर्डर दिया था। जब वो अंदर जाती है तो बाहर बाकी मेड लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं। अंदर यान पहले तो हिजू से स्कैंडल के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी वजह से वो सब में फंस गई और अब उसे ही लोगों का सारा गुस्सा और बोझ उठाना पड़ेगा। यान उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है, मुझे जो चाहिए अगर मैंने बताया तो क्या आप दे सकते हैं? यान कहता है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। हिजू कहती है, उसे पाना काफ़ी मुश्किल है। फिर वो उसे प्रपोज़ करने के लिए जो रेड क्लॉथ लेके आई थी उसे खोलती है, जिसमें होता है एक फ्लावर ऑफ ऑनर जो उसको मिला था आर्चरी कंपटीशन जीतने पर। फिर हमें दिखाया जाता है आर्चरी कंपटीशन, जिसमें हिजू को 9.4 स्कोर मिले थे और यान ने स्कोर किया था 7, जिससे हिजू की टीम जीत गई थी। पर हिजू को यहाँ पता चल गया था कि वो यान जानबूझकर हारा है। वो कहती है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे बहुत बुरा लगता कि जिसे मैं हरा सकती हूँ उसे जानबूझकर हार जाऊँ। तो फिर वो अपने भाई के बारे में बताती है कि किस तरह से उसे स्कूलों से निकाला गया, कितनी कंपनी से उसने डुबा दी, पर फिर भी उसके डैड और बोर्ड मेंबर्स उसी को कैसल ग्रुप संभालने के लिए देने के लिए तैयार है और मुझे नहीं, और मुझे मेरे पोजीशन से हटाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। वो पूछती है, आपको क्या लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो लड़का है इसलिए, या फिर वो जायज़ बेटा है और मैं नाजायज़ बेटी हूँ इसलिए? पर अब मुझे समझ आ रहा है क्यों, क्योंकि उसने एक नोबल फैमिली में शादी की है, इसलिए मैं भी एक ऐसी पावरफुल फैमिली में शादी करना चाहती हूँ। यान कहता है कि फिर तुम बस मेरे टाइटल के लिए शादी करना चाहती हो? हिजू कहती है, हाँ, क्योंकि इस टाइटल के ना होने की वजह से मैंने बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ खोए हैं। यान कहता है, फिर खुद को तैयार कर लो ग्रैंड प्रिंस की वाइफ बनने के लिए, क्योंकि अब तुम्हें पूरे देश को सामना करना पड़ेगा। हिजू स्माइल करती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।